नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के संयुक्त कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका पुनः स्वागत है। मैं सेन विनोद अपने बड़े सहयोगी मित्र जोसेफ राव के साथ आज हाजिर हूँ पुनः चर्चित सुर्खियों पर चर्चा के लिए। और आपको मालूम होगा कि आज की सर्वाधिक चर्चित सुर्खी है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर। राव साहब, आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों से आज भी आज तीसरा दिन है, ईडी ने समन किया राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड का मामला लेकर, उसमें वित्तीय अनियमितता हुई। जाहिर है इस पर राजनीति होगी, शुरुआत से सियासत शुरू है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू है। कांग्रेस पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस और राहुल गांधी को डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए, तंग करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है। जबकि सत्ता पक्ष के रूप में यह एक सामान्य प्रक्रिया है, वित्तीय अनियमितता के आरोप जो लगे हैं उसके आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है। इस संबंध में आम लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, आपने जो जिक्र किया राहुल गांधी का, आज का तीसरा दिन है जब ईडी कार्यालय में वो गए हैं, और आज का तीसरा दिन है जब कांग्रेसवासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक तीसरे दिन इसका विरोध कर रहे हैं। सारे देश में ये विरोध हो रहा है। ईडी ने जब ये पूछताछ की कार्रवाई शुरू की है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो समन्स भेजा है, तो उन्होंने मीडिया को बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम इनको बुला रहे हैं, क्या इनसे हम जानना चाहते हैं। और इसमें जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तथ्य है, कोई एफआईआर नहीं हुआ है, जबकि अमूमन पूछताछ होती है एफआईआर दर्ज करने के बाद, जो आप बोल रहे हैं जिसमें आरोप रहता है ना, उसके ऊपर पूछता है। लेकिन इसमें कोई एफआईआर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगी रहे हैं कि कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन आप पूछताछ कर रहे हो। ये जैसा शुरू में आपने बताया बिल्कुल सही है कि ये सत्तारूढ़ दल जो है, ये सत्ता पक्ष जो है, ये कांग्रेस को, विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी छवि इससे डैमेज हो, छवि पर उनका असर पड़े, और आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा बीजेपी और सत्ता पक्ष उठाए, ऐसी उनकी कोशिश है। और इसका विरोध जो है, पुरजोर जो है कांग्रेस के लोग उसका कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है मुझे कि बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी शायद इसमें शामिल होगी, और अभी जैसे आगे चल के विपक्ष की एकता होने वाली है किसी मुद्दे के ऊपर, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सारे विपक्षी दल इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हर कोई इसमें से, बहुत सारे लोग इसमें ईडी से पीड़ित लोग हैं, ईडी पीड़ित लोग हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह, हालांकि यह विडम्बना है, सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ये इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में उन्हें राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि शायद यह बूमरैंग कर जाए, प्रति उत्पादक सिद्ध हो। सहमत हूँ आपसे मैं, ये बूमरैंग करता है। हाँ, क्योंकि पहले हो चुका है। देखिएगा, जो 1977 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे, चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो एक होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के जीत में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। और ध्यान रखें, उसकी पूर्व हालत ये थी कि जितने राजनीतिक विश्लेषक उस समय थे, सबों ने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया था कि कांग्रेस समाप्त हो गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गए थे। लेकिन उस घटना के बाद वो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी, और इंदिरा गांधी थी, वो जानती थी कि भारतीय राजनीति कैसी होती है, भारतीय राजनीति के नब्ज को पहचानती थी। जब उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, उन्होंने एक जगह गाड़ी रुकवा के, किस कारण रुकवाया, उतर कर पुलिया पर बैठ गई। वह एक घटना जो सारे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता तब मांग में, शेर में चले गए थे, इस घटना के बाद बाहर सड़कों पर आ गए। और किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उसके बाद जिस कांग्रेस को राइट ऑफ किया गया था, वो कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई। मुझे क्या नहीं लगता कि यह जो कार्रवाई कर रहे हैं राहुल गांधी या सोनिया के खिलाफ,
कहीं उसी तरह ये कांग्रेस को संजीवनी तो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, चूंकि हुआ वही है, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर निकल आए हैं। वो भी जो हाशिए पर थे, घर में बस सोए हुए थे, वो सड़कों पर निकल कर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनके सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल परसों मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, मैंने आपको बताया है, हमारे दर्शकों को, नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा के दर्शकों को बताया है कि कांग्रेस के ज़्यादातर लोग जो है, जिन पर आरोप यह है कि वो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं और अपने दफ्तरों में एसी में बैठे रहते हैं और स्ट्रीट फाइटर नहीं है, मगर राहुल गांधी के जब ईडी का बुलावा आया तो सारे कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक और बहुत सारे लोग, महिला, पुरुष, यूथ कांग्रेस के लोग, सारे लोग सड़कों पर है और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अभी तो अंदरूनी खबर ऐसी भी चल रही है या ऐसी आकांक्षा व्यक्त की जा रही है कि शायद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए, और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो मैंने जिनका जिक्र किया, वो लोग पूरी तरह से इसको तैयार है, इसको आगे टैकल करने के लिए, इसको निपटने के लिए, और जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। मुझे जो जानकार सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगे चल के हो सकता है अगर उनको अरेस्ट किया जाता है या इसका चरम सीमा पर जब ये जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाता है, तो कांग्रेस जन जो है जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब कि अगर, जैसा कि राव साहब ने कहा कि अगर संजय गांधी, क्षमा करेंगे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी गिरफ्तारी होती है, तो आज यह कहने में तनी की भी हिचक नहीं है कि 1977 की पुनरावृत्ति होगी, और इसका श्रेय, जी हाँ, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, उनके रणनीतिकारों को जाएगा, जिन्होंने मरणासन प्राय कांग्रेस को संजीवनी प्रदान कर दिया है। ये सारा का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का और कांग्रेस पार्टी में एकजुटता का आलम पैदा करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक, वैसे तो आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा संभवतः आज हो जाएगी, लेकिन जिन नामों की चर्चा फिलहाल विपक्ष की ओर से, तो वैसे कोशिश तो ये है, राजनाथ सिंह कोशिश कर रहे हैं कि सचमुच राष्ट्रपति पद पर मतैक्य होना चाहिए, सभी पक्ष विपक्ष सभी मिलकर किसी एक योग्य उम्मीदवार का चयन करें, उस पर चुनाव नहीं हो, लेकिन राजनीति है। तो विपक्ष के ओर से भी उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रही है। शरद पवार का नाम है, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे कर दिया है। इस तरह कुछ नाम चल रहे हैं। अब ये तो देखना होगा, आज तो फैसला हो जाएगा, शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य, मैंने जैसे कहा कि राष्ट्रपति पद को लेकर कोई तकरार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी एक दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह पहल सत्ता पक्ष करें, विपक्ष को विश्वास में लेकर के एक ऐसा योग्य, सर्वानुमति से एक उम्मीदवारी किसी को दे, ताकि पूरे देश को उसको समर्थन मिले और कोई विरोध नहीं हो। विनोद जी, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा होना चाहिए, मगर ये आजकल राजनीति जो है इस दिशा में नहीं जा रही है। अभी कौन बड़ा नैले पे दैला, इस तरह का हम कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि सत्तारूढ़ पक्ष ने दो प्रमुख व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो कोऑर्डिनेशन करें विपक्षी दलों के साथ और अपने घटक दलों के साथ, एनडीए के, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। राजनाथ सिंह ने आज सुबह विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था। कोई बातचीत सामने नहीं आई है, मगर खड़गे जी ने बाहर आके बताया कि शायद अभी कोई नाम उन्होंने लिया नहीं है। इस बीच आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट होने वाला वो है कि ममता बनर्जी ने जो 22 लोगों को चिट्ठियां लिखी है, 22 दलों को, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, कई राज्यों के, और प्रमुख पार्टियां भी है, लेफ्ट पार्टीज भी है। आज उनके साथ दोपहर को मीटिंग है। शाम तक ये खबर आ जाएगी कि क्या तय होता है या नहीं होता है।
सेकंड राउंड में भी जाएगा शायद ये। कल ममता जी शरद पवार साहब से मिली। हालांकि पवार साहब ने एक दिन पहले, हमने अपने दर्शकों को बताया है, पवार साहब ने इनकार कर दिया है, वो इस दौड़ में नहीं है, ऐसा उन्होंने खुले रूप से ये डिक्लेयर कर दिया। मगर उनके डिक्लेयर करने से लोग संतुष्ट होंगे ऐसा नहीं है। लोगों का प्रेम है उनके प्रति, शायद उनसे लोग फिर से आग्रह करेंगे। और सच पूछे तो सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार वही है कि आप लड़िए करके। तो ये तो अभी तय होगा थोड़ी देर में। इस बीच में ममता जी ने 2-3 ऑल्टरनेट नाम भी रखे हैं। उन्होंने यशवंत सिन्हा, जो हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका नाम लिया है। और कहीं से ऐसी खबर आ रही है कि शायद गोपाल गांधी, जो उनका भी नाम आया है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आया है। और एक मजे की बात ऐसी है कि अभी अभी जो कांग्रेस छोड़कर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से चुनकर गए हैं कपिल सिब्बल, इतने पुराने कांग्रेसी नेता है, उन्होंने भी दावा किया अगर मुझे बनाते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब मजे की बात यह है, इतना बड़ा चुनाव है, देश का प्रथम नागरिक कैसा हो, तो कोई दूल्हा खुद ही बोले कि मुझे बनाओ, ऐसा नहीं होता है। ये तो लोगों ने बोलना चाहिए कि कपिल सिब्बल को बनाया जाए, या उन्होंने किसी के मातहत बोलने लगवाना था कि वे समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका समर्थन हम करते हैं, या उनका नाम चर्चा में आए। उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे बनाया तो मुझे खुशी होगी, या मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा तो नहीं होता राजनीति में। तो ये थोड़ी देर में आज दोपहर तक, शाम तक ये तय हो जाएगा कि शरद पवार साहब ने खुद ने जो है कल हमने अपने दर्शकों को बताया है, उन्होंने गुलाम नबी आजाद, ये भी तय हो जाएगा कि विपक्ष अपने उम्मीदवार देगी या सत्ता पक्ष की ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे है जिस पर सर्वानुमति बने। अब शाम को बता। लेकिन इस संदर्भ में एक दिलचस्प वाक्य, एक तथ्य बल्कि मैं बताना चाहूँगा। जैसे भी कहा कि आजकल वर्तमान राजनीतिक कालखंड में ऐसा नहीं होता है, ये दुर्भाग्यजनक है। आरंभिक दिनों की बात की, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब कांग्रेस का पूरा बहुमत था, कहीं कोई प्रचंड बहुमत था, और वह पार्टी ने सभी लोगों ने एक मत से उनको बनाया था। जबकि यह ऐतिहासिक तथ्य चिन्हित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंदर से उनको नहीं चाहते थे। उनकी पहली पसंद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उस दिन आपने जिक्र किया है। और इस संदर्भ बता रहे हैं, रिपीट करना बहुत जरूरी है। और ये स्थिति थी जब दूसरी बार जब आया अवसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह दोहरा रहा संदर्भवश दक्षिण के चारों मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, जिसमें इच्छा व्यक्त की कि मेरी इच्छा है, आप लोग की राय जानना चाहता हूँ कि इस बार कोई राष्ट्रपति दक्षिण से बने। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि दक्षिण में कोई मुख्यमंत्री, वो लोग जवाब दे कि राधाकृष्णन के नाम की उम्मीदवारी आगे करेंगे, हम कर देंगे। लेकिन चारों मुख्यमंत्रियों का जवाब आया कि जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपलब्ध है वही बनेंगे। यह था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा बने, और वो अकेले राष्ट्रपति रहे जो 2 बार उस पद पर रहे। इसलिए इसका उदाहरण दिया मैंने कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, भारत के प्रथम नागरिक का पद है, इतना सम्मानित पद है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सभी पक्ष, और यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है, कोई ऐसा नाम लेकर सामने आए जिस पर सर्वानुमति बने, विपक्ष भी सामने आ जाए। हम चाहेंगे, अब शाम को पता लग जाएगा। हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सद्बुद्धि आएगी सभी को, और एक सर्वथा योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के पर चयन के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक तीसरी घटना मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत विस्तार में। ये चूँकि हमारे अपने महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कल पुणे में थे हमारे कार्यक्रम में, और वहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रतिपक्ष के नेता, उनका भाषण हुआ। उसके बाद मंच से आग्रह किया गया प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद इशारा किया जो वहाँ उप मुख्यमंत्री विपक्ष के बैठे हुए थे अजीत पवार, उनको बोलने के लिए कहा।
और उन्होंने देवेंद्र को कुछ कहा भी फडणवीस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अजीत पवार ने ही बोलने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? और इसमें यह कहा जा रहा है, अब जो खबर है कि ये महाराष्ट्र का अपमान हुआ, महाराष्ट्र में आए और यहाँ के उप मुख्यमंत्री को नहीं बोलने का अवसर दिया गया। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? देखिए, कल प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र दौरा था, 2-3 कार्यक्रम थे उनके। 2 बातें खटकने वाली हुई है कल। जो पहला ऐसा है कि देहू के मंदिर के कार्यक्रम में, जैसा आपने जिक्र किया, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी थे, प्रधानमंत्री, और बाजू में उनके पड़ोस में बैठे थे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। मगर कल अजीत पवार साहब का भाषण नहीं हुआ, और जब प्रधानमंत्री का नाम आया तो उन्होंने खुद कहा कि अजीत पवार साहब को बोलने दिया जाए, तो अजीत पवार साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सही निर्णय लिया नहीं, और प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। बात ऐसी है कि मंदिर प्रशासन का कहना है कि हमने जो प्रोटोकॉल में जो नाम भेजे थे, वहाँ से जो लिस्ट आई है उसमें अजीत पवार का नाम नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि उनको आपत्ति थी। हाँ, अजीत पवार के बोलने पर आपत्ति थी। जब अजीत पवार का नाम प्रोटोकॉल में नहीं है, हाँ। तो जो संचालक जो है लोग, उनका तो कोई दोष नहीं है इसके अंदर। वहाँ से जो लिस्ट आई प्रोटोकॉल के मुताबिक, उसमें अजीत पवार का नाम नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसको कवर करने की कोशिश की और कहा कि अजीत पवार को बोलने दिया जाए, मगर वो अजीत पवार ने सही निर्णय लिया। जब मेरा नाम ही वहाँ नहीं है, तो आपके आग्रह से मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे देखो भाषण करने के लिए बहुत उतावले थे और उन्होंने भाषण कर दिया। इसमें एक सवाल जो खड़ा हो जाता है बहुत प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, जैसा राव साहब ने बताया कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया और इशारा किया देवेंद्र फडणवीस के बोलने दिया जाए अजीत पवार को, लेकिन जो बाद में खबर है आधिकारिक रूप से जो बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आपत्ति थी। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री से बगैर पूछे वो निर्णय लेता है? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं बोलने के लिए अजीत पवार को, और वहाँ यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आपत्ति थी, वहाँ से सूची नहीं आई, उसमें नाम नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो सामंजस्य है आपस में, या कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात तो नहीं है? क्योंकि इससे भ्रम पैदा हुआ है और जो विवाद खड़ा हो गया राव साहब, कि इसे महाराष्ट्र की जनता अपना अपमान मान रही है ना? आपने सही बताया। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर साइड भी हो जाता है, या हो सकता प्रधानमंत्री के ध्यान में नहीं आया हो जब ये प्रोटोकॉल जब वहाँ तय हो रहा था दिल्ली में। हो सकता है ऐसा कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, सकता है, बिल्कुल है कि ऐसा हुआ हो कि शायद उनके ख्याल में नहीं आया, या उनको किसी ने बताया नहीं कि इसमें आपके अगली सीट में जो है बाजू वाली सीट में उप मुख्यमंत्री भी होंगे, और वो चूँकि महाराष्ट्र के उस समय सबसे बड़ा नेता वही है वहाँ पर, उनको, और उनका पालक मंत्री है, उनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है उनके तो उनको बोलने दिया जाए। मगर शायद ये हुआ नहीं, और ये गड़बड़ हो गई है, बात सही है। और इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने जगह जगह कल इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ये हमारे पार्टी का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में जहाँ प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं वहाँ बोलने नहीं दिया गया। ये कल राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बहुत जगह डेमोन्स्ट्रेशन किया है, और नागपुर में भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि ये बराबर नहीं है। दूसरी बड़ी घटना जो मैं आपको बताना चाहूँगा, खटकने वाली बात है, वो ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री वो राजभवन जा रहे थे, वहाँ से हेलीपैड से वापस जा रहे थे इधर नौसेना के कार्यक्रम से, तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे, जो मुख्यमंत्री के बेटे भी है, पुत्र भी है, वो और मुख्यमंत्री एक ही कार में जाने वाले थे। अक्सर हमेशा शायद हो सकता एक ही कार में जाते हो और उनकी कार पीछे आती होंगी। तो एसपीजी जो है, एसपीजी वालों ने आदित्य ठाकरे को रोक दिया कि आप ये कार में नहीं जाएंगे, आप अपनी कार में जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक टसल हो गया और आदित्य ठाकरे को उन्होंने बैठने नहीं दिया। बाद में उद्धव ठाकरे भी नाराज़ हो गए
उन्होंने कहा कि एसपीजी वालों ने बराबर नहीं किया, वो प्रोटोकॉल मिनिस्टर है। मगर ये आप सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, एसपीजी वाले इनका कोई किसी की सुनते नहीं हो। उनका अपना एक नियम रहता है, उनका अपना एक ढर्रे पे चलने की उनकी एक काम होता है। वो कोई मंत्री कोई भी है, मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री को बाजू कर देते हो। तो ये कल जो हुआ आदित्य ठाकरे के साथ, हालांकि गलत है, मगर उसको एसपीजी ने पहले ही बता देना चाहिए था उनको, और ये बात मीडिया में नहीं आना चाहिए था। उनको वहीं मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि आप इनको मत लेके जाइए, उनको अलग से कार्यमानी दीजिए। उन्होंने आदित्य ठाकरे को बोल के दोनों को नाराज कर दिया। बिल्कुल, उन्हें ये विश्वास दोनों रहता है। खटकने वाली बात है। बिल्कुल। एक तो अजित पवार का कल का जो हुआ और आदित्य ठाकरे को कार में बैठने नहीं दिया, ये दोनों बातें खटकने वाली ये महाराष्ट्र लबोलुबा की। भी है कि सचमुच ये जो दोनों घटना है, पुणे के कार्यक्रम में अजित पवार को नहीं बोलने देना और ये आदित्य ठाकरे का मामला, इस पर जो प्रोटोकॉल जो है, जो स्थापित नियम है, जो परंपरा है, उस पर हर पक्ष बैठ करके पुनर्विचार करे, पुनर्मंथन करे, बहुत जरूरी है। बस ठीक है। और एक ऐसे उपाय निकले, ऐसे नियम बनाए, ऐसे कायदे बनाए ताकि ऐसी अपमानजनक स्थिति भविष्य में पैदा नहीं हो। तो आज के प्रेस क्लब में चर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों पर चर्चा के साथ। धन्यवाद।